स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में, और यह एंसेंट हिस्ट्री का अगला भाग होने वाला है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट बुक को मिलाकर यह वीडियोस बनाया जाता है, तो हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है कि थानेश्वर में वर्धन वंश, पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि पुष्यभूत वर्धन। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में राज्य के नाम दिया गया है और दूसरी सूची में राजधानी दिया गया। तो बताना है कौन सा राज्य की कौन सी राजधानी है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगर हम बात करें तो राज्य जो ए है यानी कि वर्धन, इसकी जो राजधानी होगी वो होगा थानेश्वर। इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। इसमें भी उसी तरीके से सवाल पूछा गया है। सूची नंबर 1 में राजवंश के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में भी कुछ नाम दिए गए हैं। बताना है कौन से राजवंश किससे संबंधित है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगर हम बात करें राजवंश जो है ए यानी कि वर्धन, इसका संबंध होगा 1 से। ठीक है, नहीं 1 से नहीं, माफ़ करिए, ए का संबंध होगा 4 से ना। एक मिनट जाइए, यही तो ऑप्शन था, ए का 4 होगा, यानी कि वर्धन का संबंध होगा पुष्य शक्ति से। इसी तरह बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में। इसमें कहा जा रहा है कि कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैजंती या वनवासी को। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। 5 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 6 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। 6 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बाण भट्ट के द्वारा। ध्यान देना, हर शब्द हर प्रश्न पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सवाल है, क्योंकि हर प्रश्न में 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। मैं अभी आगे आप सभी को एक विस्तार पूर्वक बताऊँगा। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपनी कई पिछली वीडियोस में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सभी को उत्तर तो बताऊंगा ही। सही उत्तर होगा डी, यानी कि हैंस-सांग। ठीक है। आगे जाइए, प्रश्न नंबर 8 पे आइए। एक मिनट, हाँ। प्रश्न नंबर 8 है आप सभी के सामने कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। 8 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रश्न नंबर 9 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है मतलब। तो 9 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि हर्षवर्धन को। ठीक है। क्या है सवाल, फिर से पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया द्वितीय अशोक, ये शब्द जो है ये ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो कौन होगा, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 10 है कि बाण भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। तो 10 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 11 पे आइए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो 11 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि हेहोल अभिलेख से। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रतापशील हरिण केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसको थी। कितने बड़े बड़े उपाधियां हैं, तो ध्यान देना ये सब। प्रतापशील हरिण केसरी महाधिराज। तो 12 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रभाकर वर्धन को। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। मतलब थानेश्वर से बदल कर कहाँ और फिक्स किया अपनी राजधानी। 13 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कन्नौज, यानी कि थानेश्वर से शिफ्ट कर दिया कन्नौज की तरफ। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि सकलोतरापनाथ किसे कहा गया। ठीक है। एक बार प्रश्न नंबर 14 को फिर से आप लोग खुद पढ़िए। इसमें कहा गया है कि सकलोतरापनाथ किसे कहा गया। हो सकता है थोड़ा बहुत उच्चारण 19-20 हो सकता है, ये सब छोटी चीज़ें, इस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आप प्रश्न नंबर 14 पे ध्यान दीजिए। देखिए उसका उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा बी, यानी कि हर्षवर्धन को। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 पे आइए। इसमें कहा जा रहा है कि ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। ठीक है। 15 का सही उत्तर होगा सी, एक मिनट, सी नहीं डी होगा। ठीक है। हर्षवर्धन को। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। ध्यान देना है सब। प्रश्न नंबर 15 को ध्यान देना है, हर छोटी चीज़ पे ध्यान देना है आपको। इसमें क्या पूछा गया था 15 में कि ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 16 है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। 16 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 17 है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। 17 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि शशांक।
प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था, मतलब पराजित कह सकते हैं या फिर परास्त किया था। बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 का सही उत्तर होगा कि नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ पे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक कह सकते हैं संघर्ष हुआ, ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन की परास्त हुआ, मतलब हार गए। प्रश्न नंबर 19 से हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो 19 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कन्नौज। प्रश्न नंबर 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी। 20 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बाणभट्ट। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 21 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। 21 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रयाग। 22 है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है। तो 22 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि हरियाणा। प्रश्न नंबर 23 है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। 23 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 में आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी। तो 24 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि गौड़ नरेश शशांक। प्रश्न नंबर 25 है हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवंत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। 25 का सही उत्तर होगा ये, यानी कि अपने राज्यरोपण के उपलक्ष्य में। प्रश्न नंबर 26 है कौन हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया। 26 का सही उत्तर होगा ये, यानी कि हर्षवर्धन। ध्यान देना हर छोटी चीज़, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं इसी वीडियो के पहले के सवालों में, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है कि कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। तो 27 का सही उत्तर होगा ये, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि हरियाणा के थानेसर से इसने अपना राजधानी बदल कर कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश में ले आए, ठीक। प्रश्न नंबर 28 है कि हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा नगर था उस समय। 28 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मथुरा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 29 में। इसमें कहा जा रहा है कि कवि बाणभट्ट निवासी था। तो कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था। 29 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि थानेसर का, यानी कि हरियाणा का। प्रश्न नंबर 30 है नागानंद का रचनाकार कौन था। 30 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 31 सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कौन सा सम्मेलन जो है कहाँ कहाँ हुआ था। तो 31 का सही उत्तर होगा, यानी कि कन्नौज हुआ प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 32 में आ जाइए। इसमें है कि नागानंद रलावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है, मतलब कौन थे। 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा आप सभी का डी, यानी कि हर्षवर्धन। अब दोस्तों मैं आप सभी से एक बात और बताना चाहूँगा, ये देखिए क्या है ना, बाहर से छोटी आवाज़ें आती होंगी, क्योंकि क्या है कि जहाँ मैं मतलब रहता हूँ थोड़ा बहुत उस कह सकते हो कॉलोनी में कुछ बच्चे हैं, कुछ शरारती तत्व हैं, थोड़ा बहुत आवाज़ें आती रहती हैं, उसमें आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो आवाज़ हल्का फुल्का आएगा ही आएगा, अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो उतना आपको नॉर्मल चीज़ है, उतना आपको ध्यान नहीं देना। अब क्योंकि उनको भी ज़्यादा मना करना बार बार मुझे नहीं लगता ठीक लगता है, इसलिए अब थोड़ा बहुत अगर आ रहा है तो आप सभी उस चीज़ को नॉर्मल लीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। तो 33 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि हर्षवर्धन ने। प्रश्न नंबर 34 है आज भी भारत में हिंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। तो 34 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सी यू की रचना जो था कह सकते हो, तो उसकी रचना हिंसांग ने किया था। उसमें एक कह सकते एक पुस्तक थी जिसमें हर चीज़ लिखा गया था। जब वो हिंसांग यहाँ आया था उस सभी चीज़ों को देखना कि यहाँ के नगर कैसे हैं, लोग कैसे हैं, मतलब इन सभी से संबंधित चीज़ें। प्रश्न नंबर 35 है कि हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। तो 35 का सही उत्तर हो गया, यानी कि वात्पी या बादामी का, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाइए। इसमें है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो 36 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ध्रुवसेन द्वितीय। प्रश्न नंबर 37 है 641 ईसा में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा। 37 का सही उत्तर होगा टी, यानी कि हर्षवर्धन। अब आइए अगर बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में, तो इसमें है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया। यानी कि 3 दूत भेजे गए थे हर्षवर्धन के दरबार में, लेकिन एक जब पहुंचा जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो उसने क्या कहा उस दौरान, या फिर उसने उस चीज़ को कैसे विस्तार पूर्वक बताया, क्या चीज़ें उस कह सकते हो कि चीनी यात्री का नाम पूछा गया है। तो 38 का उत्तर सही होगा ए, यानी कि वांग हवेन से
इत से, ठीक है। ये क्योंकि भाई चीनी लोग का कुछ नाम ही ऐसे ही होता है, तो और नॉर्मल है। 39 का नाम प्रश्न है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है। 39 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ह्वेनसांग, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा। 40 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 15 साल तक, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 41 में क्या है। इसमें कि ह्वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्राचार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 663 ईसा में करवाया। 41 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि कन्नौज, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 में आ जाइए। इसमें कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 42 का सही उत्तर होगा यानी कि हर्षवर्धन। अब देखिए हर्षवर्धन से संबंधित कितने सवाल आ चुके हैं, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि हर्षवर्धन का जो काल है, जो मतलब उनका शासन काल समय जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 43 है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो ये चीज़ किसने किया। तो 43 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। प्रश्न नंबर 44 है निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। 44 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि हर्षवर्धन ने। प्रश्न नंबर 45 पे आइए। इसमें है कि दो सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ रचना है जैसे कुछ भी, और सूची नंबर 2 में रचनाकार है। बताना है कौन सी रचना किसने किया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 45 का उत्तर जो है वो है ए होने का कारण इसका मतलब हुआ कि ए का संबंध 4 से, बी का 2 से, सी का 3 या डी का 4। अगर मैं एक बता रहा हूँ ए, यानी कि अगर बात करें हर्षचरित के बारे में, तो या किसने लिखा या फिर इसकी रचना किसने की, तो ए का 4 यहाँ दिया, तो आप एक उठाइए 4 पे आइए। 4 ये क्या है, बाणभट्ट, यानी कि हर्षचरित की यानी कि कादम्बरी का हर्षचरित या फिर कादम्बरी, ये दोनों की रचना किसने की, तो ये है बाणभट्ट। अब बी का 2 है, यानी कि अगर बात करें नीति शतक का, ठीक है, तो इसका जो रचनाकार होंगे दो कहाँ गए, 2 ये है ना, लेकिन 2 पे क्या है, ये बृहत्हरि, ठीक है। इसी तरह सी का 3 और डी का 1। प्रश्न नंबर 46 से निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था। कौन ऐसा जो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था, मतलब कोई मतलब नहीं है उनसे। 46 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कालिदास की जब बात है तो उस समय हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, मतलब इनका ताल्लुक कोई नहीं है। या इसका मतलब क्या हुआ, जब इनका कोई ताल्लुक नहीं तो इसका मतलब ए, सी, डी, यानी कि बाणभट्ट, बृहत्हरि और मयूर का संबंध रहा होगा ना। जब इनका 3 रखा रहा होगा तभी तो बी कालिदास का नहीं था। तो ऐसे सवाल, एक सवाल में 2 सवाल आपको ढूंढना है। प्रश्न नंबर 47 है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है वो पढ़ना है, फिर एक और दिया गया है उसमें कहा गया कारण। तो आपको ये बताना है कि जो ये वाला कथन है इसके बारे में यहाँ पर जो ये दिया गया कारण क्या है, सही है। तो पहले आइए जानते हैं। तो ए में है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। अच्छा चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। 47 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। यानी कि बात करें हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ये बात सत्य है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, ये भी सत्य है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, जो आर जो बात बोला है अगर ए के संदर्भ में देखा जाए तो सही है। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाइए। इसमें कौन सही सुमेलित है। तो 48 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि अवंती का अगर देखा जाए तो इसका हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये होगा। और सिंहनाथ का देखा जाए तो महासेनापति, ये एक कह सकते हो कि पोस्ट है, पद है, जो भी आप इसका नाम दे सकते हो। उसी का है अकुंतल का सेनापति, अश्वसेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाइए। इसमें है कि किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। 49 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था। प्रश्न नंबर 50 है कि अग्रहार का अर्थ क्या है। तो 50 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाइए। इसमें है कि घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता था, तो ये किसके लिए होता था। सही उत्तर होगा बी, यानी कि खेत की सिंचाई के लिए। प्रश्न नंबर 52 है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या है। तो प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जलाशय की भूमि। प्रश्न नंबर 53 पे आइए। इसमें है कि वर्ष के काल, माफ़ करिए, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1/6 से लेकर 1/10 तक, मतलब 1 का छठा भाग और 1 का 10वां भाग। 1 से 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, और 8 भी हो सकता था, और 9 भी हो सकता था, मतलब कोई फिक्स नहीं था, 1 से 6 के बीच का था। प्रश्न नंबर 54, यानी कि इस वीडियो का बात करें तो प्रश्न नंबर अंतिम है। इससे पूछा जा रहा है मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी।
54 का सही उत्तर होगा बी यानी कन्नौज। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम, टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखो, उससे संबंधित बढ़िया विस्तार वीडियो आएगा। और एक बात, जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई प्रश्न, कोई शब्द उच्चारण में 19-20, जैसे मान लीजिए मान लो इसमें पढ़ना है मोखरी, अब मैंने बोल दिया मुखरी, तो इससे क्या है ना कि नॉर्मल चीज़ है, आपको इतना, क्योंकि क्या है आप सभी के लिए वीडियोस बनते हैं, तो कई सारे वीडियोस बनते हैं, तो क्या होता है कि वीडियो बनाते बनाते कुछ चीज़ें से क्या होता है, अक्सर एक जैसा सवाल आता है, तो क्या होता है कि दिमाग में वही चीज़ रहता है। तो थोड़ा बहुत ये सब छोटी चीज़ें हैं, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, आप सभी को इतना ये सब चीज़ों पे गौर नहीं करना, बाहर की आवाज़ें पर गौर नहीं करना है। आपको सिर्फ हमारा प्रश्न देखना है और सुनना है, उसका उत्तर देखना है, और अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो उसको ध्यान देना है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।